नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन, वीर जवानों को मेरा नमन और इसके अलावा शहीद जवानों को भी विनम्र श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने आजादी के लिए लंबा संघर्ष हुआ था, भावी पीढ़ी को आजादी के मायने बताने हैं, आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों को नमन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे अमृत महोत्सव कार्यक्रम में और वहां पहुंचकर उन्होंने ये सभी बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि सामूहिक प्रयास का पहला उदाहरण 1857 क्रांति थी। आजादी का केंद्र बिंदु यूपी रहा है और 1857 में आजादी की अलख जगी थी। अमृत काल के महत्व को समझा जाए, आजादी के संकल्पों के साथ जुड़ने का अवसर है। क्रांतिकारियों की भूमि यूपी है और आत्मनिर्भरता से कोरोना की जंग भी जीती है। दुनिया को भारत की नई ताकत का एहसास हुआ है। कोरोना काल में लोगों का जीवन जो है वो बचाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सभी बातें इस खास कार्यक्रम में कही, जो अमृत महोत्सव ये कार्यक्रम लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था और वहां पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सभी बातें कही हैं। आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने बात कही है और ये भी कहा कि परिकल्पना जो इसकी की है वो साकार हो रही है। की आजादी केवल मांगने से नहीं मिल पाई थी। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था और उस लंबे संघर्ष की कीमत को ये देश, हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी समझ सके, इसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बड़े अभियान को पूरे देश के अंदर लागू किया और इसे अमृत काल के रूप में मान्यता देकर के हर एक नागरिक से एक आग्रह किया गया कि वह देश के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अमृत काल के महत्व को समझे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें इस अवसर पर 5 संकल्पों के साथ जोड़ने का आह्वान किया है। ये 5 संकल्प भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, वह स्कूली छात्र हो या युवा हो, वह अधेड़ हो या बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, कामकाजी हो या फिर व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए आवश्यक है कि अमृत काल की ऊर्जा का उपयोग हम भारत को एक नए भारत के रूप में स्थापित करने के रूप में कैसे कर सकते हैं, इस बात को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। यह अमृत काल हमारे लिए प्रेरणा है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हम सब जान सकते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जिस भारत को पहले जब कोरोना महामारी आई थी, पीपीई किट के लिए परेशान होना पड़ा था, सैनिटाइजर के लिए परेशान होना पड़ा था, आज वही भारत पीपीई किट दुनिया के तमाम देशों को सप्लाई कर रहा है। आज वही भारत सैनिटाइजर तमाम दुनिया के देशों को दे रहा है। आज वही भारत न केवल अपने देश के नागरिकों के जीवन को बचाने का कार्य कर रहा है, बल्कि उनकी जीविका को बचाने के लिए भी एक बड़े अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई हो, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के भव्य आयोजन के साथ देश को जोड़ने का कार्यक्रम हो, या फिर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने का कार्य, एक नए भारत की एक नई तस्वीर पूरे देश के सामने प्रस्तुत होती है। और यह तस्वीर और भी मजबूती के साथ इसलिए बढ़ेगी जब भारत की 135 करोड़ जनता एक स्वर से बोलती हुई दिखाई देगी, तो ये नया भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में भी देश और दुनिया के सामने आएगा। और हम सबको इस संकल्प लेना होगा कि अमृतकाल नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में
स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को इसके साथ जुड़ना ही होगा। और अब खबर अमेठी से। स्मृति ईरानी के आवास का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। गौरीगंज के मेदन मवई गांव में ये निर्माण कार्य शुरू हुआ है। 29 जुलाई भूमि पूजन का रखा गया है। वक्त और आधारशिला रखी जाएगी। 22 फरवरी को जमीन का बेनामा कराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में आवास बनाने का जो वादा है वो किया था। अब सांसद के प्रतिनिधि विजय गुप्ता की देखरेख में ये निर्माण कार्य शुरू किया गया है। और वहीं खबर गोंडा से। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का दूसरा दिन कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक और मंत्री पलटू राम से ने रोड शो निकाला। मेहनौन विधानसभा होते हुए बलरामपुर जाएगी ये यात्रा। सर्किट हाउस में मंत्री ब्रिजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रियंका गांधी पर पलटवार किया जाएगा और इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों में लागू करें अपनी योजनाएं। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में ये झंडे लिए लोग आप देख सकते हैं। बीजेपी का समर्थन करते बीजेपी के कार्यकर्ता। सर्किट हाउस में मंत्री ब्रिजेश पाठक ने बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और बीजेपी की ये जन विश्वास यात्रा जिसका दूसरा दिन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद ही करीब। अब ऐसे में बीजेपी अपनी पैठ बनाने की पूरी कोशिश जो है कर रही है। एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त बीजेपी के इस रोड शो को आप देख रहे हैं। सर्किट हाउस में ब्रिजेश पाठक मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ये जन विश्वास यात्रा जिसका आज दूसरा दिन। और इसी बीच रुख बड़ी खबर की ओर कर रहे हैं जो कि लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, नगर निगम लखनऊ हुआ धक्का पलेट। नगर निगम की गाड़ी बिना धक्के से नहीं स्टार्ट होती है। गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए जारी होता है लाखों का बजट। लाखों के बजट के बाद भी गाड़ियों की हालत बहुत ही खस्ता है। तो गाड़ियों की हालत बहुत ही खस्ता है और ये बड़ा अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ हम आपको दे रहे हैं। ये जरा देखें आप कि कैसे धकेल कर इन गाड़ियों को ले जाया जा रहा है। नगर निगम ये गाड़ियां और नगर निगम की गाड़ी बगैर धक्के के चलती ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होती है, धक्का लगाना पड़ता है। गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए बाकायदा लाखों का बजट जारी तो होता है, लेकिन वो बजट का पैसा कहां चला जाता है ये पता नहीं चलता है और फिर नौबत आती है इन गाड़ियों को धक्का लगाने की। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां आप नगर निगम की इन गाड़ियों को बगैर धक्का दिए स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो लाखों का बजट रहता है और वो बजट पास होने के बाद भी देखिए जरा क्या नौबत आती है सड़कों पर। इस तरह की जो तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये बहुत ही आम तस्वीरें हैं। आप नगर निगम की गाड़ियों को अक्सर इसी तरह से धक्का ले जाते हैं, आप कई बार लोगों को देखते होंगे। और ऐसे में नगर निगम की जो गाड़ी हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो बिना धक्के के स्टार्ट ही हो सकती हैं। यानी कि अगर नगर निगम की गाड़ियों को आपको चलाना है तो पहले आपको उन गाड़ियों को धक्का देना होगा, उसके बाद वो गाड़ियां चलेंगी। हर बार लाखों का बजट इसके लिए पास होता है, लेकिन उसके बावजूद बजट का पैसा कहां जाता है इसका पता नहीं चलता, क्योंकि तस्वीर बदलती नहीं है और हर दिन यही तस्वीर रहती है। चाहे लाखों का बजट पास होने के बाद की तस्वीर हो या फिर उसका जिक्र करते, बजट का जिक्र करते की तस्वीरें हो, अमूमन ये तस्वीर एक ही रहती है। और ये गाड़ियों को धक्का लगाते नगर निगम के कर्मचारी को आप कई बार सड़कों पर देख सकते हैं। और एक बार फिर से ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो बता रही हैं कि नगर निगम की हालत किस कदर खस्ता है। और खबर लखनऊ से। एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव पदार्थ डिटेक्टर पर मॉकड्रिल हुई है। रेडियो एक्टिव पदार्थ डिटेक्ट होने से एयरपोर्ट पर अलर्ट का सायरन बजा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईबी और सीआईएसएफ के साथ मेडिकल टीम एक्टिव एयरपोर्ट पर पहुंची है। आपको बता दें कि एयरलाइंस की टीमें भी मॉकड्रिल में से सतर्क हुई हैं। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं।
तो रेडियो एक्टिव पदार्थ डिटेक्ट होने पर जो है अलार्म बजता है, सायरन बजता है, और ऐसे में किस तरह से सभी टीम जो है वहां अलर्ट होती हैं और क्या वहां पर हालत रहती है, किस तरह से वहां इंतजामात होने चाहिए, लोगों को कितना सतर्क होना चाहिए, जो स्टाफ है उसको कितना सतर्क होना चाहिए, इसके लिए ही बाकायदा मॉक ड्रिल। एयरलाइंस की टीमें भी मॉक ड्रिल से सतर्क हुई हैं और ये आप इस वक्त देख सकते हैं। एयरलाइंस की टीमें एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है डिटेक्टर पर मॉक ड्रिल हुई है और जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यानी कि एयरपोर्ट पर अगर इस तरह का कोई भी पदार्थ जो है वो पाया जाता है जिससे लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है, तो फिर कैसे अपना बचाव करना चाहिए, इसी के लिए मॉक ड्रिल हुई है। एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव पदार्थ डिटेक्टर पर मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें कई जो हैं टीमें शामिल हुई थी, जिनमें CISF है, IB है, NDRF है। तो ये सभी टीमें पहुंची और उन्होंने वहां पर पहुंचकर इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। इस खास वक्त में, इस मॉक ड्रिल के वक्त में 108 गाड़ी जो है, 108 नंबर की गाड़ी वो भी पहुंची, यानी कि जो एम्बुलेंस थी सरकारी वो भी नजर आई। तो कैसे, अगर मान लीजिए कि एयरपोर्ट पर आप मौजूद हैं और वहां पर रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वो डिटेक्ट होता है और इसके बाद इस डिटेक्टर के बाद में जो मॉक ड्रिल होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए, और मॉक ड्रिल को दिखाते करते ये आप टीम्स को देख सकते हैं। जैसा हम जानकारी आपको दे रहे हैं, इसमें IB, NDRF, CISF ये सभी टीमें शामिल हुई और उन्होंने इस मॉक ड्रिल में वो मौजूद रहीं। रेडियो एक्टिव पदार्थ डिटेक्टर पर सायरन बजने के बाद किस तरह से काम किया जाता है, कैसे एक्टिव हुआ जाता है, कैसे लोगों को सेव किया जाता है, ये मॉक ड्रिल में तमाम बातें जो है मॉक ड्रिल के जरिए की गई। खबर गाजीपुर से, मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति कुर्क हुई है। 10 करोड़ 10 लाख की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया है। SDM CO सिटी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि गजल होटल के नीचे बनी दुकान और भूमि को भी कुर्क किया गया है। 17 दुकान के साथ 400 वर्ग मीटर की जमीन को कुर्क किया गया है। ये तस्वीरें जरा देखिए, मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी, बेनामी संपत्ति जिसे कुर्क किया जा रहा है, और इस कुर्क संपत्ति में 10 करोड़ की ये बेनामी संपत्ति है जिसे कुर्क किया जा रहा है। SDM और CO सिटी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। आप देखिए, SDM भी वहां पर मौजूद हैं, CO भी वहां पर मौजूद हैं। बाकायदा नगाड़ा बजाकर ये बताया जा रहा है कि संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है, जो कि बेनामी संपत्ति है। 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति जिसे कुर्क किया गया है। जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में अभियुक्त मुख्तार अंसारी की महुआ बाग स्थित प्रॉपर्टी, जो लगभग 10 करोड़ 10 लाख की है, उसको कुर्क किया गया है। कुछ भी नहीं मिला था। सुबह 11 बजे फोर्स आई और अपना कार्य शुरू कर दी। क्या कही कि हमको आदेश मिला है DM साहब का, हम लोग को कुर्क करना है। आप लोग दुकान खाली कर दिए? दुकान, हाँ, हम लोग भाई खाली किए। ये जो आज संपत्ति कुर्क की जा रही है, 17 दुकानें और जो इसकी भूमि है 400 वर्ग मीटर, इन दोनों की पूरी लगभग बाजारू मूल्य 10 करोड़ 10 लाख रुपया है। इसमें जो दुकानदार है उनको बताया गया, कहते हैं जो किराए पर रह रहे थे, जिनका मालिक नहीं है, जो किराए पर रह रहे थे, उनको बताया गया है कि अपना जो सामान है कहते हैं वो निकाल ले। कुछ लोगों ने दुकानदारों ने सामान निकाल लिया है। जो दुकानदार अभी सामान निकालना चाहते हैं वो एक एप्लीकेशन डाल देंगे DM महोदय के यहाँ, और उनका कहते हैं वहाँ सामान फिर निकलने की अनुमति हो। और आइए इसी बीच एक रुख बड़ी खबर की ओर कर रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त आ रही बड़ी खबर, अखिलेश यादव के करीबियों पर छापेमारी की जा रही है। 100 अधिकारियों की टीम है जिन्होंने ये छापेमार कार्रवाई की है, और जो जानकारी शुरुआत में मिल रही है उसके अनुसार छापेमारी में 244 करोड़ की गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं। यूपी, कोलकाता समेत कई जगहों पर IT की छापेमार कार्रवाई चल रही है। हवाला लेने देने के सबूत भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है, ऐसे में इस तरह की जो छापेमार कार्रवाई है वो कई सवालों को अपने आप ही यहां पर जन्म दे रही है। अखिलेश यादव के करीबियों पर छापेमार कार्रवाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 100 अधिकारियों की टीम जिन्होंने इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये टीमें छापेमारी में 244 करोड़ की गड़बड़ियों को उजागर करेंगी और यूपी, कोलकाता समेत कई जगहों पर IT का छापा, हवाला लेने देने के सबूत मिले हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव के जो करीबी हैं उनके घरों पर, दफ्तरों में छापेमार कार्रवाई चल रही है। 100 अधिकारियों की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है
और इस छापेमारी के दौरान 244 करोड़ की गड़बड़ियां जो हैं वो उजागर हुई हैं। यूपी, कोलकाता समेत कई जगहों पर आईटी ने छापेमार कार्रवाई की है। हवाला लेने देने के सबूत मिले हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो हवाला के जरिए पैसे लिए दिए जाते थे। और देहरादून में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा वहीं रुक कर। एक बड़ा भूचाल आ गया था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई थी बिजली के मुद्दे पर बात करने के लिए, और उत्तराखंड की पूरी राजनीति, पूरी की पूरी राजनीति जो पॉलिटिक्स है वो बिजली पर केंद्रित हो गई थी। और आप लोगों ने भी इसको खूब कवर किया था। कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने बयान दिया था कि हम 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, और अपने कार्यालयों में फ्लैक्स भी लगवा दिए गए 100 यूनिट बिजली मुफ्त के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी बिजली युद्ध में कूद गए। उन्होंने भी कहा कि हम पहले साल 100 यूनिट बिजली देंगे और दूसरे साल से 200 यूनिट बिजली देंगे। लेकिन धीरे धीरे जब बिजली देने की बात आई तो दोनों दल चुप हो गए, और आप ही लोग जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के पास गए और पूछा जब कि 100 यूनिट बिजली का प्लान कहां तक पहुंचा, पहले तो मौन रहे, उसके बाद तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी आप देख रहे थे। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है।